अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी, यानी कि 100% निसाब सिलेबस यहाँ पर आपको करवाया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। जो है तो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में जो है तो आपको लेक्चर अवेलेबल करवा के दे दी जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है तो फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। बदले में आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा 12 नंबर का जो है तो ये सेशन है, लेक्चर है। इसमें हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के जो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मतलब उसमें जो उर्दू पेडागोजी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आज के इस लेक्चर में हम मुकम्मल उर्दू पेडागोजी जो है तो देखने वाले हैं, जो कि हमने ये खुद नोट्स जो है तो खुद से हमें किया है। तो चलते हम नोट्स की तरफ, उसके फ़ीचर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो है तो होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हेलो लर्निंग सीटेट 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी स्पेशल नोट्स बनाई गई है। इसमें जो है तो इंक्लूड क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है कि कंप्लीट थ्योरी इसके अंदर मौजूद है और हेल्पफुल फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो है तो ये उर्दू पेडागोजी की थ्योरी है। ऑल उर्दू पेडागोजी जो है तो इसके अंदर है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है तो इसमें बताया जाएगा और 50 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है और पेपर फर्स्ट और सेकंड, लैंग्वेज फ़र्स्ट और सेकंड के लिए जो है तो बहुत ही अहमियत के हामिल है और 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो हमारी नोट्स थी जनवरी 2024, मतलब लास्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था तब की है और जो कि ये आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम उर्दू पेडागोजी थियरी की तरफ, जो कि कंप्लीट थियरी आपको इसमें करवाई जाएंगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये जो नोट्स हैं हमारी, तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है और यहाँ पर जो है तो फहरिस्त दी गई। तो इसमें नंबर शुमार एक से लेके तो तकरीबन 14 तक हैं। इसमें क्या क्या जो है तो आपको मतलब मिलेगा। तो इसमें थियरी के अंदर जो अक्सर सवालात पूछे जाते हैं तो आमोजिश और ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी पर मुश्तमिल होते हैं। सेकंड वाला जो है तो ज़बान की 3 हिस्से, इशारों की ज़बान, आवाज़ की ज़बान और अलामतों की ज़बान, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद 3 नंबर जो है तो दिया गया है यहाँ पर कि बोली और ज़बान से मुतालिक जो है तो मालूमात दी गई है। और दूसरा जो है तो 4 नंबर का है कि ज़बान का इक्तिसाब और तहसील, यानी कि ज़बान हम किस तरीके से सीखते हैं, हासिल करते हैं ज़बान। और उसके बाद जो है तो 5 नंबर है कि ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूलियाबी में फ़र्क, मतलब डिफरेंट क्या इसके अंदर जो है तो है। उसके बाद जो है तो 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूलियाबी में फ़र्क। उसके बाद 7 नंबर है ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात जो है तो दिए गए, जैसे कि वाइगोत्स्की है, प्याजे का नज़रिया है और नोम चॉम्स्की वगैरह का है। उसके बाद फ़न तालीम और मुतालिका नज़रियात हैं। उसके बाद जो है तो 9 नंबर का है पहली ज़बान की तहसील के मराहिल, दूसरी ज़बान की आमोजिश के मराहिल। नंबर 11 है आमोजिश के बारे में अहम पहलू। नंबर 12 जो है तो दिया गया है उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद गुज़िश्ता पूछे गए जो है तो सवालात है और सवालिया पर्चे जो है तो आपको इसमें दिए गए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा, लॉन्ग रहेगा, तो आखिर तक जो है तो आप बने रहिए ताकि आपको आपके जो कंसेप्ट्स हैं उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड वो क्लियर हो सकें। तो फर्स्ट है आपका कि ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी। तो यहाँ पर ज़बान क्या है उसके बारे में जो है तो दिया गया है कि ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात
एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। मतलब इंसान जो ख़यालात सोचता है, उसके जो जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, एहसासात होते हैं और ज़रूरियात, तो उसकी तरसील का जो वसीला है, मतलब उसको जो ज़ाहिर करने का जो ज़रिया है वो ज़बान है। उसके बाद ज़बान समाजी तामुलात का नतीजा है। यानी कि समाज में जब हम रहते हैं तो उसमें जो हमारे मुलाकात और तामुलात, जिसको हम कहेंगे रिलेशनशिप, तो उसका एक जो है तो ज़बान क्या है, ज़रिया है। समाजी तामुलात की वजह से, यानी कि समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नक़ल के ज़रिए ज़बान सीखता है। तो दोस्तों, बच्चा जो है तो नक़ल के ज़रिए यहाँ पर ज़बान सीखता है, बताया गया है। यानी कि बच्चा नक़ल करता है और नक़ल करके जो है तो सीखता है। उसके बाद है कि ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। यानी कि इंसान समाजी जानवर है, ऐसा जो है तो कहा जाता है, और ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। उसके बाद जो है तो ज़बान इल्म हासिल करने के एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी कि इल्म हासिल करने के लिए भी हमको ज़बान का जो है तो इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो है ज़बान अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा करने में मुआविन होती है। यानी कि ज़बान जो है तो अदब, फ़न और तहज़ीब व तमद्दुन, इसकी जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट है, इसके लिए भी मुआविन और मददगार होती है। उसके बाद ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान कोई मुतय्यन रिश्ता नहीं होता। यानी कि ज़बान और रस्मुल ख़त जो होता है, जिसको जो है तो हम राइटिंग कहेंगे, जो लिखा हुआ होता है, उसके दरमियान कोई मुतय्यना रिश्ता नहीं होता। कोई भी ज़बान किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, कोई भी ज़बान जो है तो किसी भी रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। तो ज़बान जो है तो कोई भी मतलब रस्मुल ख़त में यहाँ पर बताया गया है कि लिखी जा सकती है। यानी ज़बान की रस्मुल ख़त की ताबे जो है तो नहीं होती। ज़बान जो है तो रस्मुल ख़त की ताबे नहीं होती। उसके बाद है माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुग़त और कवायद का इम्तिज़ाज मानते हैं। उसके बाद है ज़बान और समाज के माबैन एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की तरक्की। तो दोस्तों, ज़बान और समाज का जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, वो ऐसा है जिससे ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही समाज की। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और दोनों एक दूसरे से जो है तो रिलेटेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। उसके बाद ज़बान का मुताल्ला इल्म लिसानियत कहलाता है। यानी कि जो ज़बान का मुताल्ला होता है, जो इल्म होता है, वो इल्म लिसानियत। लिसानियत मतलब ज़बान का इल्म जिसे हम कहते हैं। उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कि ज़बान को 3 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ज़बान को 3 हिस्सों में यहाँ पर तक़सीम किया जा सकता है। नंबर 1 इशारों की ज़बान, नंबर 2 आवाज़ों की ज़बान और नंबर 3 अलामतों की ज़बान। तो हम सबसे पहले देखेंगे इशारों की ज़बान। तो 3 जो है तो आपको याद रखना है ज़बान की तक़सीम, मतलब 3 जो है तो हिस्सों में इसको तक़सीम किया जाता है। नंबर 1 है इशारों की ज़बान, नंबर 2 है आवाज़ों की ज़बान और नंबर 3 है अलामतों की ज़बान। सबसे पहले इशारों की ज़बान जो है तो हम इस पर नज़र डालते हैं। जब हम हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये इशारों की ज़बान कहलाती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इशारे की ज़बान किसे कहते हैं। जब हम हाथ, पाँव, सर, चेहरे के जो तासुरात होते हैं हमारे, उसके ज़रिए जो है तो ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये इशारों की ज़बान कहलाती है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि दो लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा करती है। इशारात की ज़बान का कमज़ोर पहलू यह है कि इसके ज़रिए मुजर्रद तसव्वुरात पेश नहीं किए जा सकते।
इसके ज़रिए जो है तो मुजर्रद तसव्वुरात जो होते हैं तो उसको पेश नहीं किया जा सकता। उसके बाद आवाज़ों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान, ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। मतलब आवाज़ों की जो ज़बान है उसका सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गिरदोपेश जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है, मतलब जिन जिन लोगों से जो तो बच्चा कनेक्टेड होता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हें नकल करके आवाज़ों को दोहरा कर ज़बान सीखता है और इस पर महारत हासिल कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि बच्चा किस तरीके से ज़बान सीखता है। तो नकल करके जो है तो यहाँ पर बच्चा ज़बान सीखता है। उसके बाद अलामतों की ज़बान, जिस किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है। तहरीरी शक्ल में ज़बान एक मुस्तकिल शक्ल है। दोस्तों यहाँ पर अलामतों की ज़बान बताए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इस तरीके से जो है तो एरो बने हुए होते हैं, डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, रास्ते का जो जब जाते हैं हम तो वहाँ पर तो वो अलामतों की ज़बान होती है कि आगे से राइट मुड़ना है और आगे से जो तो लेफ़्ट जाना है। इस तरीके से आपको मतलब समझने के लिए वो दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे वो इमोजी कहते हैं हम, तो वो भी अलामतों की ज़बान है। अलामत जो है तो वहाँ पर दिया गया है। जैसे कि अब ये वाली जो अलामत होती है प्लस की, मतलब अपने को जो है तो समझ में आता है कि इसमें जमा करना है। इस तरीके से जो होती है वो तफरीक होती है। और इस तरीके से ज़रब तकसीम मतलब करना क्या है उस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर होता है। तो ये अलामतों की ज़बान कहलाती है। उसके बाद है बोली और ज़बान। इसके ताल्लुक़ से बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित नहीं होते, इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती हैं। दूसरे जानिब ज़बान एक वसी तर नज़रिया है। इसके मुतय्यना उसूल व ज़वाबित और मुस्तकिल फ़ितरत होती है। उसके बाद है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुंबे और आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से है। ये वो ज़बान है जिसे बच्चा अपने आसपास और फितरी तौर पर हासिल करता है। मतलब बच्चा जिस कस्बे में, जिस ख़ानदान में जो तो रहता है, जिस घर में, तो वहाँ की बोली जाने वाली जो ज़बान है जो बच्चा सुनता है और वही जो है तो बोलने लगता है। तो ये वो ज़बान है जिसे बच्चा अपने आसपास से फितरी तौर पर यानी कि कुदरती तौर पर हासिल कर लेता है। उसके बाद स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगियों और तश्कील को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल तालीम से कबल जो है तो बच्चा मादरी ज़बान जो घर में बोली जाने वाली ज़बान होती है उससे मुराद मादरी ज़बान है। तो बच्चा इससे बखूबी वाकिफ़ होता है और अपने अंदर जज्बात लेकर आता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है, मतलब बोलने की सलाहियत जो तो बच्चा रखता है। उसके बाद कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारा जो मुल्क है वो कई जो तो लैंग्वेजेस बोली जाती है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं और आस पड़ोस में भी जैसे कि मराठी, गुजराती, कन्नड़ी, इस तरीके से अगर आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं बच्चे के, तो वो ज़बान सुनकर जो है तो वो ज़बान बोलना सीख लेता है। तो कई बार तो बच्चे स्कूल आने से पहले जो है तो कबल ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। तालीम खुसूसन प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में होने की हिमायत करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि तालीम भी प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान में होनी चाहिए और मादरी ज़बान ही वो वसीला है, मतलब मादरी ज़बान को यहाँ पर वसीला बताया गया है कि जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है
और सीखने में फितरीपन आता है। नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है कि अप्रैल 2009 से नाफिजुल अमल बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक़, जिसको RTE 2009 के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। ये एक्ट जो है तो RTE का इसमें बताया गया है। उसके बाद है ऑप्शन यहाँ पर जो तो सेकेंड वाला पॉइंट है कि हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल A350 में, दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है शायद, कि A350 में बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने का हक़ है। उसके बाद है कौमी दरसियात का खाका NCF 2005 का ख़याल कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी देते हैं। उसके बाद जो है तो बच्चों की मादरी ज़बान और कसीर लिसानियात, जिसको मल्टीलिंगुअलिज्म को जमात में कबूल करना चाहिए, और मादरी ज़बान दूसरी ज़बान और गैर मुल्की ज़बान सीखने में मुआविन होती है, मददगार होती है। तो मादरी ज़बान के ज़रिए जो है तो दूसरी ज़बान हम सीख सकते हैं, जो कि मादरी ज़बान उसमें काफ़ी अहम रोल अदा करती है, जिसके ज़रिए हम दूसरी ज़बानें सीख सकते हैं। उसके बाद है मेयारी ज़बान। मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल क़बूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल को इसकी बोलियाँ कहा जाता है। उसके बाद है ज़बान का इक्तिसाब या तहसील, मतलब ज़बान किस तरीके से जो है तो हासिल करते, इक्तिसाब करते उसका। ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसके तहत आसपास के माहौल, वालिदैन और बुज़ुर्गों से ज़बान सीखी जाती है। ये एक फ़ितरी अमल है, यानी कि कुदरती तौर पर जो है तो ज़बान बच्चा सीखता है। ये अमल पैदाइश के बाद से शुरू होता है और 4 साल की उम्र तक बच्चा मादरी ज़बान का इक्तिसाब यानी सीख लेता है। तो बच्चा पैदाइश के बाद 4 साल तक ज़बान जो है तो अच्छे तरीके से सीख लेता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ज़बान किस तरीके से जो है तो एक ज़बान का इक्तिसाब या तहसील होती है, यानी कि ज़बान सीखना जिसको हम कहेंगे कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर 4 या 4.5 साल के दरमियान वो अच्छे तरीके से जो है तो ज़बान को इक्तिसाब कर लेता है, सीख लेता है। उसके बाद है ज़बान की आमोजिश। ज़बान की आमोजिश मादरी ज़बान सीखने के अलावा किसी दीगर ज़बान के सीखने से ताल्लुक़ रखता है। जैसे हिंदुस्तानी तनाज़िर में अंग्रेज़ी ज़बान का सीखना ज़बान के आमोजिश में बाकायदगी पाई जाती है। तालिब इल्म शऊरी तौर पर क़वाइद के उसूलों की पाबंदी करता है, नौई साख्त पर अमल करता है और बार बार मश्क से अपनी ज़बान पर महारत हासिल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आपको जो है तो ज़बान की आमोजिश और ज़बान की हुसूलियाबी में फ़र्क किस तरीके से 2 कॉलम के ज़रिए यहाँ पर बतलाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी अच्छे से आपको जो है तो समझ में आएगा कि ज़बान की हुसूलियाबी। तो दोस्तों ज़बान की हुसूलियाबी एक फ़ितरी अमल है, यानी कुदरती अमल है। ये नीम शऊरी तौर पर होता है, और ज़बान की आमोजिश जो है तो ज़बान की आमोजिश के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पर सीखने से जो है तो मुराद है, और यहाँ पर कुदरती तौर पर है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है तो सेकेंड वाला है ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल कर लेता है, यानी कि सीख लेता है मादरी ज़बान। और ज़बान की आमोजिश के अंदर बताया गया यहाँ कि ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। आमोजिश यानी कि सीखना, तो ज़बान की आमोजिश हमने ऊपर जिस तरीके से देखें कि मादरी ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में अहम रोल अदा करती है, तो उसी के साथ साथ ज़बान की आमोजिश का लफ्ज़ दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। ज़बान की उसूलियाबी में किताब और ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि घर में सीखी जाती है दोस्तों, घर में, माहौल में और जो है तो आस पड़ोस में। लेकिन ज़बान की जो आमोजिश में किताब और ग्रामर की ज़रूरत होती है। तो ज़बान की आमोजिश में किताब, ग्रामर, कवायद जिसमें आएगा तो इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हुसूलियाबी के अंदर जो है तो किताब, ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है
हुसूलियाबी गैर रस्मी और गैर मुस्तकीम तरीके से होती है। और ज़बान की आमोजिश में जो है तो इसमें बाकायदगी के साथ ज़बान के कवायद और उस उसूलों को सीखा जाता है। यहाँ पर कवायद है, कवायद, ठीक है। तो यहाँ पर कवायद और उसूलों को सीख कर जो है तो ज़बान सीखी जाती है, जबकि ज़बान की जो हुसूलियाबी होती है उसमें ये गैर रस्मी और गैर मुस्तकीम तरीके से होती है। उसके बाद है ज़बान की हुसूलियाबी बच्चे ज़्यादातर घरेलू माहौल में करते हैं। मतलब बच्चा जब छोटा हो तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब घर में ही रहेगा छोटा बच्चा, तो घर के जो अफराद होते हैं वो जो बोली बोलते हैं तो वो ख़ुद ब खुद बच्चा सुन के उसको बोलने लगता है, नकल करके जो है तो सीखता है। लेकिन ज़बान की जो आमोजिश है वो रस्मी तौर पर स्कूल में असातिज़ा करते हैं और असातिज़ा की मदद से जो है तो सीखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्तलिफ़ नज़रियात जो है तो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सवालात भी इस पर जो है तो पूछे जा चुके हैं। पाउलो और स्कैनर जैसे माहिर किरदारियत के मुताबिक ज़बान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक़ है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है। यानी बच्चा अपने माहौल की ज़बान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीज़ों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है और इसी नतीजे में ज़बान सीख जाता है। उसके बाद वाला जो है तो नोम चॉम्स्की का नज़रिया यहाँ पर दिया गया है। नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक ख़ास उज़्व लेकर आता है, जिसे LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ज़बान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा बोली जाने वाली ज़बान सुनता है तो ज़बान सीखने की सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती है और कुछ अरसे में बच्चे का दिमाग बोली जाने वाली ज़बान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा ज़बान बोलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों नोम चॉम्स्की ने जो है तो LAD के ताल्लुक़ से बात की है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जो कि हर बच्चा इस पर जो है तो सवालात पूछा जा चुका है दोस्तों सवालात। तो हर बच्चा जो है तो पैदाइशी सलाहियत लेकर जो है तो ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत लेकर वो पैदा होता है, मतलब सलाहियत पैदाइशी होती है ज़बान सीखने की। और दुनिया में आने वाला हर बच्चा जो है तो अपने साथ दिमाग में एक ख़ास उज़्व लेकर आता है, जिसको LAD कहते हैं। तो ये आपको इसको जहन में रखना है। उसके बाद है चॉम्स्की का कहना है कि ज़बान का फ़ितरी सॉफ्टवेयर या क़वायद फ़ितरी तौर पर बच्चे के दिमाग में होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। जो ज़बान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है उसे इनिट लैंग्वेज कहा जाता है। माहौलियाती राब्ता फ़ितरी क़वायद को बेदार करता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान कोई भी ज़बान सीख सकता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इंसान जो है तो कोई भी ज़बान सीख सकता है, बशर्ते कि उसे ज़बान सुनने के मुनासिब मौके मिले। तो यहाँ पर बच्चा जब छोटा है तो जाहिर सी बात है कि वो सुनता है पहले और उसके बाद बोलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे जो है तो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आपको अगर कोई भी ज़बान सीखना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, अरबी और उर्दू, मराठी, तो सबसे पहले उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सुनकर जो है तो सीखता है। तो उसको जो है तो मुख्तलिफ़ मौके अगर सुनने के मिले तो हम भी बिल्कुल जो है तो मुख्तलिफ़ ज़बानें सीख सकते हैं। यहाँ पर वही बताया गया है, ये जो मिसाल हमने आपको दी है तो ये समझने के लिए दी है कि चॉम्स्की जो है तो उनका यही कहना है। खैर उसके बाद है प्याजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया। प्याजे का नज़रिया तामीराती है, जिसके मुताबिक बच्चा हवा से खमसा के ज़रिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है। अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के ज़रिए जो है तो स्कीमा बनता है और अकोमोडेशन और एसिमिलेशन से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है प्याजे के नज़रिए में कि हवा से खमसा के तरफ जो है तो यहाँ पर नज़र डाली गई है और
इल्मी निज़ाम की तश्कील, एकोमोडेशन और एसिमुलेशन और स्कीमा, ये जो है तो पैजे के नज़रिए से रिलेटेड है और उसके ज़रिए बच्चा क्या करता है, ज़बान की तश्कील करता है, सीखता है। वाइगोस्की के मुताबिक ज़बान समाजी तामुल का नतीजा है, यानी कि बच्चा जब समाज में रहता है, घर में, समाज में, तो ख़ुद ब खुद जो है तो उसका राब्ता लोगों से होता है डायरेक्टली, जिसके ज़रिए जो है तो बच्चा क्या करता है, ज़बान को सीखता है। तो यहाँ पर SCL यानी कि सोशल कल्चर और लैंग्वेज के ताल्लुक़ से यहाँ पर बताया गया है। तो वाइगोत्स्की ने अपने समाजी सकाफ़ती नशोनुमा यानी कि सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी में 3 चीज़ों समाज, सकाफ़त और ज़बान पर काफ़ी ज़ोर दिया। तो आपको यहाँ पर SCL याद रखना है वाइगोत्स्की के ताल्लुक़ से। SCL से मुराद जो है तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि सोशल कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ें आपको वाइगोस्की से रिलेटेड याद रखना है। जब भी सवाल अगर आ जाता है वाइगोस्की से मुतालिक, तो ये 3 चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं यानी कि जिसको सोशल कल्चर, लैंग्वेज, समाज, सकाफ़त और ज़बान कहते हैं, याद रहेंगी तो इंशाल्लाह वो आंसर तक बरोबर जो है तो राइटली डायरेक्टली पहुंच जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड, बच्चों के अमली सलाहियत और मुमकिना सलाहियत के बीच फ़र्क पाया जाता है। इसे वाइगोत्स्की ने इस फ़र्क को खुर्ब नशोनुमा का इलाका, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, तजुर्बेकार अफराद के ज़रिए बच्चों का दिया जाने वाला सहारा, मचान बंदी, जिसको स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है, जब बच्चा अपने आप से बात करते हुए ज़बान का इस्तेमाल करता है तो उसे निजी तकरीर, जिसको प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। वाइगोस्की से मुतालिक सोशियो कल्चर जो है तो ये लैंग्वेज, सोशल कल्चर, लैंग्वेज थ्योरी है, डेवलपमेंट थ्योरी। उसके बाद है बेंडोरा का नज़रिया, बेंडोरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। दोस्तों हमारा ये जो लेक्चर है ये काफ़ी, ये मतलब ज़्यादा नहीं, 40 से 45 या 50 मिनट का होगा, लेकिन आपके लिए ये जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि तमाम तर चीज़ें इसमें बाकायदा तरीके से दी गई हैं। इस नज़रिए के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदा और तख्लीद पर मुनहसर होता है। ये अमल कमक के साथ भी हो सकता है और कमक के बग़ैर भी। इस नज़रिए के हामियों का मानना है कि बच्चा बग़ैर मॉडल के अल्फाज और ज़बान की तश्कील नहीं सीख पाता। फ़न तालीम और मुताल्लिक़ा नज़रियात, यानी बच्चा और पैडोस कहा जाता है, यूनानी ज़बान के 2 लफ्ज़ों यानी जो है तो पैडागोजी, फ़न तालीम, जिसे अंग्रेज़ी में यानी रहनुमा से मिलकर बना है। इस तरह फ़न तालीम के लफ्ज़ी माना बच्चे की रहनुमाई के है। तकनीकी एगोगोस तौर पर पैडागोजी के तहत तालीमी अमल का मुताल्ला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल है। इस अमल में तदरीस व आमोज़िश के तरीक़े और नज़रियात का निसाब तैयार करना, निसाबी ख़िताब की तैयारी, तलबा की आमोज़िश का अंदाज़े क़द्र, जायज़ा और इस्लाही अमल शामिल होते हैं। इन सब कामों में बच्चे की सलाहियत, रवैये और दिलचस्पी को मलहूज़ रखा जाता है। ज़बान की पेडागोजी में दर्ज झेल नज़रियात को काफ़ी अहमियत हासिल है। नंबर 1, साख्ती नज़रिया। तो दोस्तों पेडागोजी में जो है तो ज़बान की जो पेडागोजी है उसमें कुछ नज़रियात दिए गए जिस पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर साख्ती नज़रिया है कि इस नज़रिए में ज़बान की साख्त को समझने पर ज़ोर दिया जाता है और साख्त में अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील और तरतीब और क़वायद का अमल शामिल है। दूसरा है अमली नज़रिया। अमली नज़रिए में ज़बान के इत्तलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी तलबा मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल अमली मश्क के ज़रिए सीखते हैं, मसलन मज़मून निगारी, मखतूत नवीसी वग़ैरह। उसके बाद है तामीली
तामुली नज़रिया। तामुली नज़रिए में ज़बान को समाजी ताल्लुकात को बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। यानी इस नज़रिए में बाहमी तबादले ख़याल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान के नमूनों पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। पहली ज़बान की तहसील के मराहिल। पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही ज़बान और उसके कवायद से वाकिफ़ नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है जिसके मुख्तलिफ़ मराइल है। इन मराहिल से गुज़रते हुए बच्चा ज़बान पर अबूरियत हासिल करता है। ये मराहिल तरतीबवार है। बच्चे मुख्तलिफ़ उम्र में इस मराहिल से गुज़रते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जो है तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इसके बाद भी जो है तो बहुत सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, और जो कोई भी जो है तो नोट्स हासिल करना चाह रहा हूँगा वो हमारे जो है तो मतलब व्हाट्सअप जो नंबर दिया गया है आपको स्क्रीन पर, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और आपको बतौर हदिया हमें जो है तो कुछ हदिया देना होगा, जिसके ज़रिए आप जो है तो ये नोट्स हासिल करके ख़ुद से स्टडी करेंगे। तो हमारा जो इस नोट्स का हदिया रहेगा दोस्तों, ये सिर्फ 300 रुपये रहेगा, ओनली 300 रुपीज़। और आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा 8888153815, जो कि आपको स्क्रीन पे ही दे दिया गया है व्हाट्सअप का, जिसके ज़रिए जो है तो आप अच्छे तरीके से इसको लेकर इसकी जो है तो ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह लेकर बेहतरीन अंदाज में जो है तो ये इसको पढ़ सकते हो। और गुज़िश्ता जो सीटेड हुआ है फ्रेंड्स, उसमें तकरीबन तलबा ने उर्दू मज़मून के अंदर जिन्होंने जो है तो नोट्स जो है तो लिए थे हमारे 25 के ऊपर अबाव जो है तो उनके नंबरात आए हैं, और उनका इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन थे। खैर, उससे पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं ये क्लास को, और जो भी तलबा लेंगे तो बिल्कुल जो है तो आपको ले लेना है, और ये लेक्चर को आपको बार बार देखना है ताकि समझने में आसानी हो। और आपके जो है तो 15 में से 15 मार्क जो पैडागोजी के होते हैं दोस्तों, उर्दू सब्जेक्ट जो होता है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो ये जो पैडागोजी की जो 15 मार्क है दोस्तों, इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ये तमाम जो नोट्स है पैडागोजी से रिलेटेड हैं, और ये 15 मार्क लेते हो आप, और 15 में से अगर आप 13 या 14 भी लेते हो, और वो जो पैसेज वाले जो लेक्चर बनाए हुए हमने, उसमें से आप जो है तो 15 में से 15 ही आपको लाना है। तो ये 15 प्लस 14 या 13 भी अगर आप लाते हो तो आप 29 या 28 स्कोर कर सकते हो। और ये स्कोर आपके लिए उर्दू का जो है तो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि दूसरे जो सब्जेक्ट है दोस्तों वहाँ पर जो है तो जैसे कि मैथ है थोड़ा मुश्किल जाता है, और ईवीएस भी आसान है, उसकी भी जो है तो हमारे चैनल पर तैयारी चल रही है। और सीडीपी जो है तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत उसमें करनी होती है। लेकिन उर्दू और ईवीएस और हिंदी ये जो है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और उर्दू जो है तो हमारी मादरी ज़बान भी है, और उर्दू मीडियम से जो है तो हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाना होता है। और अगर आप लाते हैं तो बिल्कुल जो है तो आप इंशाल्लाह जुलाई 2024 का एग्ज़ाम आप अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हो। और जनरल वालों के जो जो 90 मार्क होते हैं जनरल कैटेगरी वालों के, ओपन वालों के, और जो कास्ट वाले होते हैं उनको 82 मार्क लाना होते हैं, एसटी एनटी ओबीसी वगैरह। तो खैर दोस्तों, आपको जो है तो ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम पहली ज़बान की तहसील के मराइल जो है तो यहाँ पर देख रहे थे, जैसे कि हमने फ़न तालीम के मुतालिक नज़रियात भी देखे हैं। तो यहाँ पर पैदाइश के बाद बच्चा अचानक ही ज़बान और उसके क़वाइद से वाकिफ़ नहीं होता, बल्कि ये एक मुसलसल अमल है जिसके मुख्तलिफ़ मराहिल है। इन मराहिल से गुज़रते हुए बच्चा ज़बान पर अबूरियत हासिल करता है। ये मराहिल तरतीबवार है। बच्चे मुख्तलिफ़ उम्र में इस मराहिल से गुज़रते हैं। नंबर 1 है बोलने से क़ब्ल का मरहला, जिसको कुकिंग। पैदाइश से जो है तो ये 6 महीने तक होता है। कुकिंग कहते हैं हफ्ते के बाद बच्चा कुकिंग
शुरू कर देता है। इब्तिदा में वो सिर्फ हुर्फ़ इल्लत की आवाज़ें निकालता है। 4 महीने के बाद इसकी आवाज़ में हुर्फ़ सही भी जुड़ जाते हैं। ये आवाज़ें कोट की तरह सुनाई देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि कुकिंग जो है तो ये पैदाइश से 6 महीने तक का होता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, कुकिंग मतलब पैदाइश से 6 महीने। ये मेन पॉइंट और मेन जो है तो ये यहाँ पर रहेगा। उसके बाद है 2 नंबर है ये मेलिंग मरहला, बबलाना जिसको कहते हैं, जो 6 से 8 माह तक होता है। 6 माह की उम्र में बच्चे हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही मिलाकर दोहराने वाली आवाज़ें निकालते हैं, जिसे बबलाना कहते हैं, जैसे या, बा, मामा, दादा, नाना वगैरह। नंबर 3 एक अल्फाज का मरहला, जो 9 से 18 माह, तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज़ बोलता है। तकरीबन 1 साल की उम्र में ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। इस मरहले में एक अकेला लफ्ज़ ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है, यानी मुझे पानी दे दो के बजाय बच्चा सिर्फ पानी या मम्मम बोलता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे को पानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है तो ये 9 से 18 माह तक ये मरहला होता है। उसके बाद वाला जो मरहला है वो 2 अल्फाज का मरहला, जो कि 18 से 24 माह तक होता है। इस मरहले में बच्चे छोटे छोटे जुमले जो कि 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं बोलते हैं। पहले जहाँ एक लफ्ज़ पानी पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, अब उसके साथ फ़ेल भी जुड़ जाता है, यानी कि अब बच्चा कहता है मुझे पानी दे दो। इसके पास तकरीबन 50 लफ्ज़ों का मजमुआ 18 से 14 महीने की जो है तो दरमियानी मरहले में होता है। उसके बाद एक टेलीग्राफी मरहला 5 नंबर का ये मरहला है, जो कि 24 से 30 माह तक होता है। इस मरहले में बच्चा जुमले को बोलने के 2 से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करता है। जुमलों में आने वाले ने, से, को वगैरह को बच्चा इस्तेमाल नहीं करता, जैसे पूजा का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा को बच्चा कहता है पूजा भाई डब्बा बंद। इस मरहले में बच्चा बड़ों की तक़लीद करता है और जुमलों को छोटा करके बोलता है। लंबे जुमलों का मरहला, तो ये जो मरहला होता है ये 30 माह के बाद वक्त के साथ साथ बच्चों की लुग़त में इजाफ़ा हो जाता है और जुमलों में अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। जो सफ़र इस्म से शुरू हुआ था उसमें फ़ेल, ज़मीर, सिफ़त, जिन्स, मुज्ज़ात और मुतरादिफ़ अल्फाज जुड़ने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी ज़बान की आमोज़िश के मराहिल जो है तो दिया गया है। ख़ामोश या तहसीली मरहला, उसके बाद है इब्तिदाई तैयारी, उसके बाद है तकरीर की इब्तिदा, उसके बाद जो है तो इब्तिदाई रवानी, फिर रवानी तदरीस के मकासद, आमोज़िश के बारे में अहम पहलू और पेडागोजी के कुछ अहम पॉइंट्स। फिर उसके बाद गुज़िश्ता साल पूछे गए सवालात, और यहाँ पर तकरीबन आपको इस नोट्स के अंदर 60 या 50 या 60 क्वेश्चन इसके अंदर जो है तो इंक्लूड किए हमने। तो आप ये परचेस करके बाकायदा तरीके से जो है तो इसको हासिल कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में आपकी पढ़ाई खुद से जो है तो आप प्रिपरेशन उर्दू सब्जेक्ट का कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड किए गए विद आंसर की जो है तो ये क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ताकि आपको आंसर ढूंढने में तकलीफ़ ना हो, आप खुद से प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों ये है आंसर की पेपर की। तो इस तरीके से 3 या 4 क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो बकिया है तो आप नोट्स को हासिल करके जो है तो आपको करना है। खैर हम आपको जो है तो कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन करवा देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर 26 नंबर का सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन से अमल ज़बान के बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में सबसे ज़्यादा माविन होंगे। नंबर 1 इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़ना।
नंबर 2 रोल प्ले में शिरकत। नंबर 3 दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। और नंबर 4 उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मशक़ करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और इस तरीके से जो आंसर है उसको एक अलग कलर यानी कि ग्रीन कलर में कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आप जब इस नोट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी करेंगे तो ब्लैक में मतलब पूरी ब्लैक आएंगी और इस पीडीएफ को आप ओपन करके जो है तो जवाब तक पहुंच सकते हैं, तो ये आपके लिए आसानी होगी। उस तरीके से जो है तो और एक सवाल हम करते हैं कि दर्ज झेल में से 20 नंबर का सवाल है, दर्ज झेल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है। नंबर 1 मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना। नंबर 2 एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना। नंबर 3 तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। और नंबर 4 सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। तो दोस्तों तहरीर करदा मतन के मायने मालूम करना। उसके बाद जो है तो हाँ, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है। तो हमने अभी जो पढ़ा है दोस्तों कि समाजी तामुल का जो तसव्वुर का जो नज़रिया है वो वाइगोत्स्की का है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं हम। तो इसमें ऑप्शन दिए गए पैनिनी स्कैनर, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। तो ये पैनिनी स्कैनर नहीं होंगे, कोलबर्ग भी नहीं होंगे, बल्कि वाइगोत्स्की का ये नज़रिया है, ये जो है तो हमारी नोट्स में हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है तो 8 नंबर का सवाल है कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। नंबर 1 तदरीसी आमोज़िशी मवाद TLM का इस्तेमाल। नंबर 2 समाजी तामुल। नंबर 3 किताबें पढ़ना। और नंबर 4 फ़िल्में या ड्रामे देखना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा कि ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर 1 जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तदरीसी आमोज़िशी मवाद TLM का इस्तेमाल करना। उसके बाद जो है तो ये 4 नंबर वाला सवाल है, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। तो हमने ज़बान का इक्तिसाब और ज़बान के जो है तो तहसील के बारे में ऊपर पढ़ा है। तो इसमें सुनकर, दूसरा है बोलकर, तीसरा है लिखकर और चौथा है रस्मी आमोज़िशी माहौल में। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा जो है तो सुनकर ज़बान सीखता है, जैसे कि बच्चा घर पर माहौल में होता है और पैदाइश से 4 साल के दरमियान जो है तो बच्चा अच्छे से जो है तो ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है और फितरी तौर पर जो है तो ज़बान बोलना सीख लेता है, जो भी हो मतलब समाज में या घर में या फिर जो भी कस्बे में रहता हो। उसके बाद जो है तो ये 2 नंबर का सवाल है कि पढ़ने में दुश्वारी डैश डैश कहलाती है। नंबर 1 डिसलेक्सिया, नंबर 2 डिस्ग्राफिया, नंबर 3 डिसकैलकुलिया और नंबर 4 डिस्फोरिया। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है और अक्सर जो है तो ये सवाल पूछा जाता है, ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको डिसलेक्सिया ये जो है तो पढ़ने में दुश्वारी से मुताल्लिक़ होता है, डिस्ग्राफिया जो है तो ये लिखने से मुताल्लिक़ होता है, लिखने से मुताल्लिक़, और डिसकैलकुलिया जो है तो ये रियाजी से मुताल्लिक़ होता है, हिसाब किताब से मुताल्लिक़। उसके बाद है डिस्फोरिया। तो अगर आप ये 3 अगर आपको मालूम होंगे तो आप डायरेक्टली आंसर तक आसानी से बआसानी जो है तो आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये नोट्स है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जुलाई 2024 का सीटेट का एग्ज़ाम बआसानी क्वालिफाइड हो सके। Thank you for watching my video. Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.